Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss the third part of APAR Annual Performance Appraisal Report. Already two parts I have uploaded, and a few portions are there. And in this part, I will complete so that you can get complete information about APAR. So, my friends, please subscribe my channel, use my channel, and share my channel, so that you can get notification for upcoming videos, and it would be very useful for different type of government exams. So my friends, my WhatsApp number is 8327782034. If you need PDF, contact with me. My Telegram channel link is there, t.me/papi2034. Join my channel so that you can up to date yourself about my videos, and my PDF is the paid version. Okay, it is not free one. PDF is paid version. So if you need PDF related to the administration and finance, then contact with my WhatsApp number. Right? तो चलो अभी डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट का. यहाँ पर क्वेश्चन ये है, whether reporting officer can write the remark as not applicable against integrity column. क्या रिपोर्टिंग ऑफिसर लिख सकता है जहां पर जो इंटीग्रिटी कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिख सकता है? नहीं लिख सकता. यहाँ पे यदि इफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर सस्पेक्ट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय, then he must give the secret note, right? And basically the integrity column must be blank one, and he must give the secret note if he suspect about the integrity of the reportee officer, right? The same thing I have written here. ओके, वो ब्लैंक छोड़ नहीं सकता, नॉट एप्लीकेबल लिख नहीं सकता. नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखेगा, उसको ब्लैंक छोड़ देगा और एक सीक्रेट नोट दे देगा. राइट? इफ रिपोर्टिंग ऑफिसर आर सस्पेक्ट ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ द रिपोर्टी एम्प्लॉय, देन ही लीव द इंटीग्रिटी कॉलम एज ब्लैंक. राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मेंशन ए सीक्रेट नोट. राइट? चलो नेक्स्ट वन, वेदर रिव्यूइंग ऑफिसर कैन रिटर्न द अपर to reporting officer if he notices inconsistencies or irregularities in the remarks of reporting officer. क्या ये हो सकता है? रिव्यूइंग ऑफिसर को लगता है कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो रिमार्क दिया है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है और इनकन्सिस्टेंसीज है, तो इस समय वो रिव्यूइंग ऑफिसर उसको रिटर्न कर सकता है रिपोर्टिंग ऑफिसर को. इफ द रिव्यूइंग ऑफिसर हैज डिटेक्टेड दैट some irregularities are there or some inconsistencies are there related to the remarks, okay, in the reporting column, then he can return back to the reporting officer. Okay, yes, he is duty bound to return the reports to reporting officer for setting right such inconsistencies and irregularities. उसको रिव्यूइंग ऑफिसर रिटर्न कर सकता है और वो उसको फिर वो जहां पर भी इरेगुलरिटीज है, इनकन्सिस्टेंसीज है, उसको वो ठीक करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन है, whether advisory remarks without any specific mention in the upper can be treated as adverse. नहीं, कभी भी एडवाइजरी रिमार्क्स होता है तो उसमें स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए. अपर में स्पेसिफिक मेंशन होगा तो हम उसको एडवर्स मानेंगे. एडवाइजरी रिमार्क्स दे दिया गया है मगर कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो तब हमको वो उसको हम एडवर्स नहीं मानेंगे. सो इफ एडवाइजरी रिमार्क्स आर देयर, देन सर्टन रीजंस शुड बी मेंशन. ओके, एडवाइजरी रिमार्क्स आर देयर बट देयर इज नो रीजन, वी कैनॉट फाइंड एनी रीजन, देन इट इज नॉट रिलेटेड टू द एडवर्स रिमार्क. राइट? सेम थिंग हियर, यू कैन फाइंड नो, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एडवर्स इफ नो स्पेसिफिक मेंशन इज मेड. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. चलो नेक्स्ट वन, यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, श्री एक्स सीनियर ऑडिटर सबमिटेड फ्रॉडुलेंट एलटीसी क्लेम ऑन 31 दिसंबर 2021. जो श्री एक्स जो सीनियर ऑडिटर वो जो एलटीसी क्लेम सबमिट किए थे उसमें कुछ फ्रॉड था. तो जो फ्रॉडुलेंट एलटीसी क्लेम वो किए थे वो सबमिट हुआ था 31 दिसंबर
he was issued charge sheet on 18th January 2022. 18th January में उनको चार्ज शीट इशू हुआ था। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला, ही वॉज अवॉर्डेड पनिशमेंट ऑन 15th April 2022 में उनको पनिशमेंट मिला। सो व्हाट वुड यू राइट इन द इंटीग्रिटी कॉलम ऑफ अपार फॉर द ईयर 2021, it is sorry 2021-22 एंड 2022-23 दोनों में एक्चुअली तो उनको चार्जशीट मिला था जो अपर का ईयर था 2021-22 क्योंकि 18th जनवरी में, मगर पनिशमेंट कब मिला 15th April। 15th April हो जाता है मीन्स वो ईयर हो जाता है 22-23 नहीं कि। तो इसमें व्हाट वुड यू राइट इन द इंटीग्रिटी कॉलम ऑफ अपर, तो जो एक्चुअली जो फ्रॉड हुआ था जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला वो 2021-22 में, क्योंकि चार्जशीट मिला था 18th जनवरी में और जो फ्रॉड एलटीसी क्लेम किया गया था 31st दिसंबर में वो 2021-22 में जाएगा। तो वहां पर एक्चुअली मैं बोला था जब इंटीग्रिटी के ऊपर सस्पेक्ट किया जाएगा वहां पर इंटीग्रिटी कॉलम को ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और सीक्रेट नोट दे दिया जाएगा, वही होगा 21-22 में, क्योंकि अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। चार्जशीट दे दिया गया 18th जनवरी में और एज यूजुअल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला, ठीक है, अभी पनिशमेंट अवार्ड नहीं हुआ है। तो 21-22 में क्योंकि अभी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल आ गया, फ्रॉड मीन्स इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल आ गया, तो ब्लैंक हो जाएगा, सीक्रेट नोट होगा। और पनिशमेंट का जब आता था 15th April तो वो हो जाता है 22-23 में मेंशन होगा जो भी पनिशमेंट होगा, क्योंकि हम जो अपार का जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर April 1 to March 31st, तो पनिशमेंट जो अवार्ड हुआ वो 15th April में हुआ, वो तो अपर में मेंशन होगा। और यहाँ पर इंटीग्रिटी कॉलम में एज यूजुअल इंटीग्रिटी टू बी सर्टिफाइड, जैसे एज यूजुअल इंटीग्रिटी सर्टिफाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो पनिशमेंट मिला 15th April में और वो पनिशमेंट तो मेंशन होगा, वहां यहाँ पर इंटीग्रिटी कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रिटी कॉलम में कहां पर प्रॉब्लम है, जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और वहां पर सस्पेक्ट किया गया है कि ये फ्रॉड किया है एलटीसी में, नहीं कि, तो वहां पर एक्चुअली ब्लैंक नोट छोड़ दिया जाए, ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा इंटीग्रिटी कॉलम को और वहां पर सीक्रेट नोट। और जब पनिशमेंट अवार्ड हो गया तो पनिशमेंट जो अवार्ड हुआ वो तो अपर में मेंशन होगा और वो ईयर हो गया 2022-23 में, तो वहां पर एज यूजुअल इंटीग्रिटी कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां पर सस्पेक्ट दूर हो गया ना, वहां पर ऑलरेडी इट मींस केस इज रिजॉल्व्ड, केस इज सॉर्टेड आउट एंड पनिशमेंट इज अवॉर्डेड, राइट। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स competent authority feels that the remarks should be toned down, whether correction can be made in the earlier entries। तो यहाँ पर जैसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया जिस डेट में एक्चुअली अपार मिला रिपोर्टी ऑफिसर को, और वो उसी डेट से 15 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे दिया और अपार सेल को चला गया, अपार सेल फॉरवर्ड कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये फील किया कि जो रिमार्क्स दिया गया है उसको टोन डाउन, उसको कम किया जा सकता है, क्या उसमें वो करेक्शन कर सकता है, करेक्शन कैन बी मेड इन द अर्लियर एंट्रीज। तो यहां पर आप याद रखिए करेक्शन नहीं होगा, ओके। वहां पर क्या है, वंस जो रिपोर्टिंग ऑफिसर की रिव्यूइंग ऑफिसर जो भी रिमार्क दिए हैं उसको करेक्शन नहीं किया जाएगा और उसको टोन डाउन करना है, उसको कम करना है, और वहां पर एक एडिशनल रिमार्क दे देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हेलो, सो यहां पर दिया है, देखिए, करेक्शन शुड नॉट बी मेड इन द अर्लियर एंट्रीज, जो भी अर्लियर एंट्रीज है उसमें करेक्शन नहीं होगा। अरे सेपरेटली यहां पर दे दिया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड मेक नेसेसरी एंट्री सेपरेटली विथ प्रॉपर अटेस्टेशन एट अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द रिपोर्ट, ओके, सेपरेट एंट्री होगा, मगर अर्लियर जो भी कमेंट्स है उसके ऊपर करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये भी चीज थोड़ा आपको ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर दिया है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स। तो हम जानते हैं जो भी रिप्रेजेंटेशन है एडवर्स रिमार्क के अगेंस्ट में उसको 1 month के अंदर डिस्पोज किया जाएगा। जिस डेट में रिपोर्टिंग ऑफिसर रिप्रेजेंटेशन को, जिस डेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिस डेट में रिप्रेजेंटेशन को रिसीव करेगा उससे 30 days के अंदर उसको वो डिस्पोज करेगा, नहीं कि।
or whether the adverse remarks will be operative if representation is filed within prescribed time limit. तो जब रिप्रेजेंटेशन हो गया, सपोज रिपोर्टी ऑफिसर देखा कि एडवर्स रिमार्क्स है तो वो रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और जिस डेट में रिप्रेजेंटेशन पहुंच जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, उसका 1 मंथ के अंदर उसको वो डिस्पोज करेगा। वो रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर के साथ कंसल्ट करके उसको डिस्पोज करेगा। क्या उसी टाइम के अंदर, अभी रिप्रेजेंटेशन का डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, उस टाइम के अंदर क्या वो एडवर्स रिमार्क ऑपरेटिव होगा? तो आपको याद रखना है, वंस हम रिप्रेजेंटेशन दे दिया मीन्स अभी तो फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, नाउ इट मीन्स डिसीजन हैज नॉट टेकन ऑन द रिप्रेजेंटेशन, तो उसी टाइम के अंदर हम एडवर्स रिमार्क्स को नहीं मानेंगे, वो ऑटोमेटिकली माने कैंसिल हो जाएगा, उसको नहीं मानेंगे, वेट करेंगे। डिसीजन नहीं आया है, हम एडवर्स रिमार्क्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिया है, अभी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिसीजन नहीं आया है, तो तब तक वो जो एडवर्स रिमार्क्स है वो ऑपरेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो विदिन, ये तो हो गया विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इट कैन बी रिजर्व्ड। Adverse remarks should not be deemed to be operative if any representation filed within time limit is pending with competent authority. जब तक रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है competent authority के पास, उस टाइम के अंदर एडवर्स रिमार्क ऑपरेटिव नहीं होगा। हम एडवर्स रिमार्क्स को नहीं मानेंगे क्योंकि एडवर्स रिमार्क्स के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। Is it mandatory to find a place in APAR all warnings, reprimands, displeasure issued to an official? यदि कुछ वार्निंग्स इशू होता है, रिप्रीमांड्स होता है, डिस्प्लीजर, ये जब होता है ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। वार्निंग हो सकता है, रिप्रीमांड हो सकता है, डिस्प्लीजर हो सकता है, मगर रिपीटेडली होगा तो वो अपार में मेंशन होगा। रिपीटेडली वांस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वार्निंग दे दिया गया, रिप्रीमांड कर दिया गया कि डिस्प्लीजर आपका जो वर्क के ऊपर है वो इमीडिएटली मेंशन नहीं होगा, मगर वो रिपीटेड होगा तब अपार में मेंशन होगा। ये क्लियरली मेंशन है, ओनली केसेस इन विच द ऑफिसर हैज नॉट शोन एनी इंप्रूवमेंट डिस्पाइट इश्यू ऑफ लेटर्स। आपको लेटर इश्यू हो गया, इसी रिलेटेड में लेटर इशू हो गया, मगर उसके ऊपर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब इंप्रूवमेंट नहीं होगा तब अपर में मेंशन होगा, मगर इनिशियली ये नहीं होगा, अपर में मेंशन नहीं होगा। आपको लेटर इशू किया जाएगा और उसके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट करना है, और वहां पर जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर वो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखेंगे, वहां पर वो ये मेंशन होगा, जो भी वार्निंग्स, जो भी रिप्रीमांड्स और जो भी आपका वर्क के ऊपर डिस्प्लीजर है वो मेंशन होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो अभी क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखेंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर हु आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पार्ट ऑफ द अपर सबमिट्स इट टू हिज ओन सुपीरियर नोन एज द डैस्ट फॉर रिव्यू। बहुत इजी है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, उसका नेक्स्ट सुपीरियर ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर है, और रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेक्स्ट सुपीरियर ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर है। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करने के बाद उसको रिव्यू करेगा रिव्यूइंग ऑफिसर, तो यहां पर वही है रिव्यूइंग ऑफिसर। आंसर इज ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, it has been made mandatory for all officers in CCS, Central Civil Services, in the cadre of Deputy Secretary and above for the online recording of APAR through Sparrow। तो एक्सपांड सारा, अभी जो एक स्पारो एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें अभी तो बेसिकली ऑल द मैक्सिमम डिपार्टमेंट में, ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑनलाइन में फिलअप होता है APAR। तो वो स्पारो है, जो स्पारो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओके, और उसके द्वारा APAR को फिलअप किया जाता है और रिपोर्टिंग होगा, सेल्फ अप्राइजल, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, और वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, वो एज यूजुअल प्रोसेस में होगा। तो यहां पर दिया इन द कैडर ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड अबोव, तो जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में ये मैंडेटरी है कि जो रैंक है डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड अबोव, तो उनका जो अपर भरा जाएगा वो स्पारो में भरा जाएगा। तो स्पारो का फुल फॉर्म क्या है यहां पर देख लेंगे। बेसिकली वो है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, जो भी है वही है। ओके, आप देख लीजिए, स्मार्ट परफॉर्मेंस
अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, तो आंसर बिट डी है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको इस स्पारो को भी याद रखना है। एक ऑनलाइन विंडो प्लेटफॉर्म है जो अपर को फिलअप किया जाता है फेज बाय फेज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अपर्स न्यूमेरिकली ग्रेडेड बिलो 4 विल बी गिवन ए स्कोर ऑफ। मैं और थोड़ा बता देता हूं, जैसे स्कोर आएगा 8 to 10 के अंदर, वहां पर आउटस्टैंडिंग होगा। एवरेज स्कोर कितना मिलेगा? 9 मिलेगा एवरेज स्कोर, आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। 6 to 8 के अंदर जैसे एवरेज स्कोर 7 आएगा, वेरी गुड होगा, नहीं कि। और 4 to 6 के अंदर जैसे मीन स्कोर क्या होगा? 7 होगा, और यहां पर गुड होगा, नहीं कि। और बिलो 4 यदि ग्रेडेड होता है वो 0 होता है, यही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज स्कोर्स फॉर एम्पैनलमेंट, इट इज फॉर एम्पैनलमेंट और प्रमोशन। ओके, अपर्स न्यूमेरिकली ग्रेडेड बिलो 4 विल बी गिवन ए स्कोर ऑफ। यदि आपको बिलो 4 सभी जो क्राइटेरियाज है, वर्क आउटपुट है कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स है कि फंक्शनल एबिलिटीज है, उसमें जो भी ये तीनों पैरामीटर में जो भी क्राइटेरियाज है, उसमें यदि बिलो 4 आपको मार्क मिला तो ऑटोमेटिकली उसको 0 माना जाएगा। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्कोर्स फॉर एम्पैनलमेंट और प्रमोशन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द अपर्स न्यूमेरिकली ग्रेडेड बिटवीन 8 and sort of 10 विल बी रेटेड as। अभी बताया था 8 and sort of 10 तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग होगा। अब देख लीजिए, यहां पर जो होगा आउटस्टैंडिंग एंड विल बी मीन स्कोर कितना होगा? 9 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज स्कोर्स फॉर एम्पैनलमेंट और प्रमोशन, यही होगा आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जैसे ग्रेड मिलता है, जो भी पैरामीटर्स में ग्रेड 8 to 10 मिलेगा, 8 and sort of 10 मिलेगा, तो ऑलरेडी मीन स्कोर कितना आएगा? 9 आएगा, और वहां पर आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा। तो आपको याद रखना है 8 to 10 के अंदर आपको फाइनल ग्रेड मिलता है तो वो आउटस्टैंडिंग है। 6 to 8 के अंदर आ जाता है, 6 equal to 6 and sort of 8 वो वेरी गुड है। ओके, एंड जैसे 4 to 6 इक्वल टू 4 and sort of 6 वो गुड है, मगर लेस देन 4 होगा तो वो 0 कैलकुलेट होगा प्रमोशन के लिए। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछा है यहां पर, इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अपर, ठीक है। देखेंगे स्टेटमेंट्स। A report for the entire year can be reviewed if the reviewing officer had observed for a short period of 3 to 4 months and so no part report necessary in such cases। आपको याद रखना है, रिव्यू केस में यदि रिव्यूइंग ऑफिसर एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व करता है तो वो फाइनल रिव्यू ही करेगा। सपोज कभी कभी क्या है, रिव्यूइंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होने के बाद जो न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर आएगा वो एटलीस्ट 3 months सुपरवाइज करेगा। ओके, एटलीस्ट 3 months सुपरवाइज द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, तो वहां पर वो रिव्यू दे सकता है होल ईयर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट वन, रिव्यू रिमार्क्स ऑफ द रिव्यूइंग ऑफिसर आर ट्रीटेड एज फाइनल एंड ओनली दीज विल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय डीपीसी। जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी है, जो भी रिव्यूइंग ऑफिसर जो रिव्यू रिमार्क देगा उसको ही माना जाएगा। जब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी बेचेगा प्रमोशन के लिए, वहां पर एक्चुअली रिव्यू जो रिव्यूइंग ऑफिसर का रिव्यू रिमार्क्स वो फाइनल है, ये भी करेक्ट है। नो रिपोर्ट should be written unless a reporting officer has at least 3 months experience on which to base his report, ये भी करेक्ट है। जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व करना है सबऑर्डिनेट ऑफिसर का वर्क को, नहीं तो वो रिपोर्ट नहीं लिख सकता, ये भी करेक्ट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अपर्स इन पार्ट्स owing to the case of transfer of reporting officers etc should be that of the head of the department or the office। कभी कभी जब रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर पार्ट रिपोर्ट होगा। एक रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, वो जितना दिन ऑब्जर्व किया है उतना दिन लिखेगा, और जो न्यू रिपोर्टिंग ऑफिसर आएगा तो वो जितना दिन ऑब्जर्व करेगा वो लिखेगा, मगर ईच को 3 months ऑब्जर्व करना है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का वर्क को।
तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑफिस का हेड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है और वो जितना दिन ऑब्जर्व किया है उतना दिन के ऊपर वो रिपोर्ट देगा। ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मगर इनकरेक्ट पूछा है, इसमें तो सभी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बेंचमार्क prescribed for grant of financial upgradation under MACPS as per the 7 CPC, modified assured carrier progression scheme, MACP, modified assured carrier progressive scheme as per the 7 CPC। वहां पर जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो जो सीनियर स्केल मिलता है MACP को हम देखते हैं, मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, इसको देखते हैं जब आपका सभी पोस्ट में जब वेरी गुड मिलेगा। वेरी गुड मीन्स आपको जो फाइनल ग्रेड अपर में होता है बेसिकली उसके अंदर होना चाहिए, इक्वल टू 6 एंड शॉर्ट ऑफ 8, इक्वल टू 6 एंड शॉर्ट ऑफ 8, इसके अंदर होगा तो वेरी गुड मिलेगा। नहीं, वेरी गुड फॉर ऑल पोस्ट होगा तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा अंडर MACPS एज पर द 7 CPC, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशंस मैक्सिमम फ्रॉम एन एम्प्लॉयर अलाउड अगेंस्ट द एडवर्स रिमार्क्स मेड इन अपर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच रिमार्क्स। तो जो रिप्रेजेंटेशन जाएगा एडवर्स रिमार्क्स के ऊपर एक ही जाएगा, ओनली वन रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट वन, देखेंगे हम इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइटिंग अपर। एवरी वार्निंग, रिप्रिमांड, डिस्प्लीजर इशूड इन राइटिंग नीड नॉट ऑटोमेटिकली फाइंड ए प्लेस इन द अपर, ये करेक्ट है। यदि कोई वार्निंग की, रिप्रिमांड की, डिस्प्लीजर इशू होता है तो वहां पर एक लेटर इशू होता है, और लेटर इशू हुआ और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके ऊपर उसका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तब जाकर अपर में मेंशन होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। कभी कोई मैटर के ऊपर वार्निंग है कि रिप्रिमांड किया गया है, कुछ वार के ऊपर डिस्प्लीजर है, आपको लेटर इशू होगा, और फिर लेटर इशू होगा तो आपको इंप्रूवमेंट करना है उसी एरिया में, आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली अपर में मेंशन होगा, ये करेक्ट है। ओनली केसेस इन विच डिस्पाइट सच वार्निंग एटसेट्रा द ऑफिसर हैज नॉट इंप्रूव्ड, अप्रोप्रिएट मेंशन ऑफ सच वार्निंग एटसेट्रा मे बी मेड इन द अपर। अभी मैं बताया आपको, वार्निंग मीन्स आपको लेटर इशू हुआ कि इसी एरिया में आपको इंप्रूव करना है, और इसी ईयर सपोज आपको वार्निंग इशू हुआ, मगर नेक्स्ट ईयर फिर आप उसके ऊपर आपको आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ मीन्स वहां पर एक्चुअली जो मैटर के ऊपर आपको वार्निंग दिया गया था वहां पर अपर में मेंशन होगा, नहीं, ये करेक्ट है। रिमार्क्स लाइक डाउटफुल कैरेक्टर, कंप्लेंट्स रिसीव्ड अबाउट टेकिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन आर परमिसेबल, नहीं, इस तरीके का रिमार्क नहीं दिया जा सकता कि आपका कैरेक्टर डाउटफुल है, कि आप कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन ये लिया है तो आपके ऊपर कंप्लेंट है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ रिमार्क्स नहीं दिया जाएगा अपर में खुल्लम खुल्ला, ये गलत है, तो ये इनकरेक्ट है। रिफरेंस टू स्पेसिफिक इंसिडेंट्स में बी मेड इफ एट ऑल ओनली बाय वे ऑफ जनरल नेचर, जनरल नेचर में क्या होगा, इनएफिशिएंसी, डायलेटोरिनेस, कि आप जो डिले कर रहे हो वर्क को, लैक ऑफ इनिशिएटिव, आप कुछ अच्छा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, जजमेंट आपका ठीक नहीं है, तो इस तरीके से आपको जनरल रिमार्क्स मिल सकता है, ये करेक्ट है। मगर थर्ड वन कभी नहीं है, आपका कैरेक्टर डाउटफुल है, कि आपका एटीट्यूड के ऊपर सस्पेक्ट है, कि आप कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन को लिया है और उसके आपके इसके ऊपर कंप्लेंट है, इस तरीके का रिमार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो अदर 3 करेक्ट वन, ओनली जो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट वन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आजकल का जो पैटर्न है इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन सी इज द आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अगेन आ गया विथ रिस्पेक्ट टू अपर टू बी रिटन विद इन 1 month ऑफ एक्सपायरी ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड जो टाइम है, टाइमलाइन है, उसके हिसाब से
अपर रिटर्न नहीं हुआ तो आपको बोला जाएगा कि 1 मंथ के अंदर जो ड्यू डेट था, जो पेंडिंग था, अपर पेंडिंग है, उसका जो ड्यू डेट था उससे 1 मंथ के अंदर आपको खत्म करना है। कभी कभी क्या है, रिपोर्टिंग ऑफिसर सस्पेंशन में है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ड्यू डेट हो गया है अपर का, तो वहां पर इन्फॉर्म किया जाता है कि ड्यू डेट से 1 मंथ के अंदर आपको अपर को खत्म करना है, ये करेक्ट है। Next one, when there is no reporting officer having requisite experience, the reviewing officer will himself initiate the report, a reporting officer, and such a report will be reviewed by the officer above the reviewing officer. तो ये करेक्ट है, क्योंकि जहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है वहां पर कौन रिव्यू करेगा? तो रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है तो वहां पर रिव्यूइंग ऑफिसर रिपोर्ट करेगा, और रिव्यूइंग ऑफिसर का जो नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी है वो रिव्यू करेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर अंडर सस्पेंशन, अपर may be got written or reviewed by the concerned officer within 2 months from the date of his having been placed under suspension, or within 1 month from the date on which report was due, whichever is later। ये करेक्ट है, मैं इसको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर की रिव्यूइंग ऑफिसर सस्पेंशन में है तो जिस डेट में उनको सस्पेंशन ऑर्डर मिला उसका 2 मंथ्स के अंदर वो अपर लिखेंगे, नहीं तो यदि अपर ड्यू है वो 1 मंथ के अंदर लिखेंगे। तो इन दोनों में जो भी बाद में होगा, नहीं कि, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट वन, नो ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शुड बी अलाउड टू राइट और रिव्यू द अपर्स ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स if during the major part of writing or reviewing he is under suspension, as he might not have full opportunity to supervise the work of his subordinates। ये भी करेक्ट है। यदि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है कि रिव्यूइंग ऑफिसर है वो एक्चुअली मेजर पार्ट एक्चुअली ऑफ द ईयर वो रिव्यू नहीं किया है, मेजर पार्ट ऑफ द ईयर वो सुपरवाइज नहीं किया है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का वर्क को, तो उनका राइट नहीं है रिपोर्ट करने का और रिव्यू करने का। तो ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो करेक्ट है मीन्स इनकरेक्ट पूछा है मीन्स ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। Uppers numerically graded between 6 and short of 8. 6 and short of 8 will be rated as very good and will be given a mean score कितना होगा, and short of 8 एक्चुअली नहीं ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड होगा, एंड मीन स्कोर कितना होगा, 7 होगा। यदि आपको जो भी पैरामीटर्स है सभी में आपको मार्क ही मिला 6 एंड शॉर्ट ऑफ 8, तो अल्टीमेट जो फाइनल ग्रेड होगा, जो मीन मार्क मिलेगा आपको वो 7 मिलेगा, नहीं कि, तो वो वेरी गुड होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखेंगे। क्या क्वेश्चन दे दिया, रिपोर्टिंग ऑफिसर ए फॉर एन एम्प्लॉय बी, बी का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, ए है, हैज नॉट अवेल्ड एनी लीव एंड ऑब्जर्व फॉर द full 12 months in financial year 2020-23. In case the reviewing officer C was retired, on 31st December 2022, and the new reviewing officer D joined, afternoon on 31st December 2022 and had availed EL, okay, EL with respect of medical certificate for 17 days from 15th March to 31st March, then the upper for the whole period of 2020-23 of the employee B will be reviewed by। तो यहाँ पर दिया है जो रिव्यूइंग ऑफिसर उसका रिटायरमेंट हो गया 31 दिसंबर में, न्यू रिव्यू ऑफिसर आया आफ्टरनून 31 दिसंबर 2022 में वो ज्वाइन किया, एटलीस्ट 3 मंथ्स उसको सुपरवाइज करना है, नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट 3 मंथ्स वो सुपरवाइज करता तो होल ईयर का सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का रिपोर्ट को रिव्यू करता। मगर यहाँ पर 17 डेज वो ईएल ले लिया, अर्न लीव ले लिया, तो इट मींस एटलीस्ट 3 मंथ्स वो सुपरवाइज नहीं कर रहा है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, तो यहाँ पर वो रिव्यू नहीं कर सकता। फर्स्ट रिव्यू ऑफिसर का रिटायर हो गया, जो न्यू रिव्यू ऑफिसर आया वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि रूल है यदि ईएल 15 डेज से ज्यादा होगा उसको डेबिट किया जाएगा, और यहां पर 17 डेज हो गया, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च, तो 31 मार्च होता तो 3 मंथ्स होता,
और 17 डेज उससे माइनस कर दीजिए, क्योंकि मैं बोला था यदि लीव, कोई भी लीव हो, मोर देन 15 डेज होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली वो 3 मंथ्स के लिए है, मगर 3 मंथ से 17 डेज आप माइनस कर दीजिए रिव्यूइंग ऑफिसर का। तो न्यू रिव्यू ऑफिसर एक्चुअली वो रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 मंथ्स नहीं है। पहला रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर्ड हो गया, तो इस केस में क्या होता है, मैं थोड़ा कंक्लूजन बता देता हूँ। इस केस में ब्लैंक होगा, जो रिव्यू ऑफिसर जो उसका जो रिव्यू रिमार्क्स वो ब्लैंक होगा, और वहां पर एक नोट दे दिया जाएगा, क्योंकि पहला रिव्यूइंग ऑफिसर वो रिटायर्ड हो गया, और जो न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर है वो उसका एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्सपीरियंस नहीं है, तो वही होगा। रिपोर्ट ब्लैंक रहेगा और एक नोट दे दिया जाएगा। तो यहां पर जो आंसर है वो डी होगा। ओके, केप्ट ब्लैंक विथ सुटेबल नोट बाय आइदर रिव्यूइंग ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर। यहां पर आपको याद रखना है, यदि रिव्यू ऑफिसर रिटायर्ड हो जाता है, जब रिटायरमेंट हो जाएगा 1 मंथ के अंदर वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को रिव्यू करेगा। यदि उसका जो रिव्यू ऑफिसर है उसका रिटायर्ड हो गया, तो जिस डेट में रिटायरमेंट हुआ उसका 1 मंथ के अंदर वो रिव्यू करेगा। नहीं किया तो जो न्यू रिव्यू ऑफिसर आया उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्चुअली ऑब्जर्व करना है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को। और इस क्वेश्चन में एक्चुअली वो 3 मंथ्स भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि 17 डेज ईएल ले लिया, मोर देन 15 डेज होगा तो वो तो डेबिट होगा। तो इस केस में क्या होगा, वो जो रिव्यूइंग पार्ट था वो ब्लैंक रहेगा और एक नोट दे दिया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे, और एक ऑप्शन दिया गया है यहां पर, देखिए। रिपोर्टिंग ऑफिसर ए फॉर एन एम्प्लॉय बी, रिपोर्टिंग ऑफिसर ए अंडरलाइन किया, फॉर एन एम्प्लॉय बी आफ्टर वर्किंग फॉर 6 मंथ्स वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर प्लेस। अच्छा, रिपोर्टिंग ऑफिसर ए का ट्रांसफर हो गया 1 अक्टूबर 2022 में। इन केस द रिव्यूइंग ऑफिसर वाज आल्सो ट्रांसफर्ड, रिव्यूइंग ऑफिसर सी उसका भी ट्रांसफर हो गया 25 दिसंबर में टू अनदर प्लेस, एंड द न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर डी जॉइंड ऑन, न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर आ गया 31 दिसंबर में, एंड हैड अवेल्ड ईएल वो ले लिया, मेडिकल सर्टिफिकेट में 18 डेज ईएल ले लिया फ्रॉम 14th March to 31st March 2023. Then the upper for the whole period of 2020 to 23 of the employee B will be reviewed by. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर रिव्यू के बाद बताया, तो रिव्यू मीन्स रिव्यू ऑफिसर के बारे में आप सोचो, रिपोर्टिंग ऑफिसर के बारे में नहीं। रिपोर्टिंग ऑफिसर तो जब उसका ट्रांसफर हो गया वो तो रिपोर्ट लिख कर जाएगा जितना दिन वो सुपरवाइज किया, और यहाँ पर रिव्यू कौन करेगा वही पूछा। जो रिव्यू ऑफिसर उसका ट्रांसफर हुआ है, रिव्यू ऑफिसर सी का ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर होने के बाद जो न्यू रिव्यू ऑफिसर आया, रूल है ये, रिव्यू ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, जो न्यू रिव्यू ऑफिसर आया यदि वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑब्जर्व करता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का, तो वो होल ईयर का रिपोर्ट को रिव्यू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यहां पर क्या है, जो न्यू रिव्यू ऑफिसर आया उसका जो एक्सपीरियंस 3 मंथ्स नहीं है, क्योंकि 18 डेज वो ईएल में चला गया, क्योंकि ऐसे भी तो ज्वाइन किया 31 दिसंबर में, तो मार्च 31 के अंदर आप कैलकुलेट कर लो, 3 मंथ्स 1 डे हो रहा है नहीं कि, और उसमें 18 डेज आप माइनस होगा, क्योंकि 15 डेज ईएल हो गया, तो 15 से ज्यादा होगा तो डेबिट होगा। तो जो न्यू रिव्यू ऑफिसर वो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स सुपरवाइज नहीं किया सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का वर्क को, और यहां पर कौन रिव्यू करेगा, वही रिव्यू, जो रिव्यू इसका ट्रांसफर हो गया वही रिव्यू करेगा, यहां पर रूल है। तो रिव्यू ऑफिसर सी ही रिव्यू करेगा। यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिव्यूइंग ऑफिसर सी आज ही हैज ऑब्जर्व्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। आपको यहां पर याद रखना है, यदि रिव्यू ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है और न्यू रिव्यू ऑफिसर आता है और वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑब्जर्व करता है, तो न्यू रिव्यू ऑफिसर ही होल ईयर का रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। और यहां पर क्या है, रिव्यू ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, मगर न्यू रिव्यू ऑफिसर जो आया उसका एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में जो पुराना रिव्यू ऑफिसर जिसका ट्रांसफर हो गया वही ही रिव्यू करेगा रिपोर्ट को, क्योंकि वो ऑब्जर्व किया है मोर देन 3 मंथ्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अनदर क्वेश्चन है, द रिपोर्टिंग ऑफिसर ए
The reporting officer A for an employee B after working for 6 months was transferred to another place 1st October 2022. In case the reviewing officer C was also transferred to 25th December 2022 to another place, and the new reviewing officer D, न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर डी, जो रिव्यूइंग ऑफिसर ट्रांसफर हो गया वो सी है. न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर डी ज्वाइंड ऑन 31st December 2022 and had not applied for any leave up to 31st March 2023. Then the upper for the whole period of 2020-23 for the employee B will be reviewed by. यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पुराना रिव्यू ऑफिसर था उसका ट्रांसफर हो गया, इसका ट्रांसफर हो गया. तो इसका ट्रांसफर होने के बाद जो रिव्यू ऑफिसर डी आया और कोई लीव नहीं लिया, बहुत एटलीस्ट 3 months वो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि वो 31st December 2020 में ज्वाइन किया और हमारा जो अपर रिपोर्ट होता है वो 31st March तक होता है. तो वो एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व किया, मीन्स जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का वर्क को एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व किया, मीन्स न्यू रिव्यू ऑफिसर ही रिव्यू रिपोर्ट लिखेगा. ठीक है, तो वही आंसर होगा, बी होगा. रिव्यू ऑफिसर डी आज ही ऑब्जर्व एटलीस्ट 3 months इन 2022-23. आपको याद रखना है, एक रिव्यू ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, न्यू रिव्यू ऑफिसर आया और न्यू रिव्यू ऑफिसर क्या किया कि वो उसका एक्सपीरियंस 3 months है, वो एटलीस्ट 3 months सुपरवाइज किया सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को. तो इस केस में न्यू रिव्यू ऑफिसर ही रिव्यू करेगा होल ईयर का रिपोर्ट को. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. सपोज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर ए फॉर एन एम्प्लॉय बी आफ्टर वर्किंग फॉर 6 months was transferred to another place on फर्स्ट. रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया 1st October 2022 में. इन केस द रिव्यू ऑफिसर सी वाज ऑल्सो ट्रांसफर्ड ऑन 5th January में रिव्यू ऑफिसर सी का ट्रांसफर हो गया. अनदर न्यू रिव्यू ऑफिसर आया डी, ज्वाइंट किया 6th January में. देन वहां पर रिव्यू कौन करेगा? जो देखिए न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर है, जो न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर डी है, वो एटलीस्ट तो 3 months ऑब्जर्व नहीं किया, एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि वो 6th January में ज्वाइन किया. 31st March तक आप कैलकुलेट कर लो. न्यू रिव्यू ऑफिसर एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व करना है, नहीं किया. तो यहां पर नहीं किया मीन्स कौन रिव्यू रिपोर्ट लिखेगा? रिव्यू ऑफिसर सी, जिसका ट्रांसफर हो गया. क्योंकि यहां पर न्यू रिव्यू ऑफिसर लिखना चाहिए मगर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 months. तो यहां पर तो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि 6th January में वो ज्वाइन किया, तो वो तो रिव्यू नहीं कर सकता. तो जिस रिव्यू ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया वही लिखेगा यहां पर. तो आंसर हो गया रिव्यूड बाय रिव्यूइंग ऑफिसर सी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15. अनदर ऑप्शन है द रिपोर्टिंग ऑफिसर ए ऑफ एम्प्लॉय बी न्यू स्टेशन. अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर न्यू स्टेशन, इट मीन्स हैज जॉइंड द न्यू स्टेशन ऑन 31st December 2022. जो रिपोर्टिंग ऑफिसर वो जाकर न्यू स्टेशन में ज्वाइन किया 31st December 2022 में, और न्यू स्टेशन में एम्प्लॉय है बी. तो यहां पर दिया है जो रिपोर्टिंग ऑफिसर ए अवेल्ड ऑफ 17 days ऑफ कंटिन्यूअस ईएल विथ रेस्पेक्ट ऑफ एमसी मेडिकल सर्टिफिकेट 2023 बिफोर 31st March. तो 31st December में वो न्यू स्टेशन को गया, उसके अंडर में एक एम्प्लॉय बी था, उसमें वो 17 days ईएल ले लिया. तो इट मीन्स वो बी का वर्क को एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व नहीं करेगा. B has not availed any type of leave during the period. In such a situation, what would be the correct procedure of writing upper for employee B by reporting officer A? तो यहां पर क्या है, रिपोर्टिंग ऑफिसर को एटलीस्ट 3 months सुपरवाइज करना है एम्प्लॉय बी का. वो जाकर न्यू स्टेशन में 31st December 2022 में ज्वाइन किया, मगर बिफोर 31st March 2023 उसमें वो 17 days ईएल ले लिया. 17 days रूल क्या है? यदि जो लीव है मोर देन 15 days होगा तो डेबिट होगा, मोर देन 15 days है तो डेबिट होगा. अप टू 15 डेबिट नहीं होगा, मोर देन 15 होगा तो डेबिट होगा. तो यहाँ पर डेबिट होने से जो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो न्यू स्टेशन में उसका 3 months एक्सपीरियंस नहीं हुआ,
तो वो न्यूज स्टेशन में जो एम्प्लॉय बी है उसका रिपोर्ट नहीं लिख सकता, नहीं कि? तो वही है, ए शुड नॉट राइट रिपोर्ट फॉर बी आज इट इज, ये है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए शुड नॉट राइट अपर फॉर बी आज इट इज लेस देन 3 months ऑब्जर्वेशन। ए शुड राइट फॉर बी, नो। ए शुड राइट अपर फॉर बी, नो। ए शुड राइट, तो अदर गलत होगा, मगर यहाँ पर ए जो न्यूज स्टेशन में जो एम्प्लॉय बी है उसका रिपोर्ट नहीं लिख सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा ऑप्शन आता है, तो आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ कैरेक्टर रोल्स इज नॉट एंजॉइंड बाय एनी स्टैट्यूट और रूल्स फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो दिया है इस सेंटेंस करेक्ट है, इसको याद रखना है। जो आर्टिकल 309 है उसमें ऐसा कुछ रूल्स और स्टैट्यूट नहीं है कि मेंटेन किया जाएगा कैरेक्टर रूल्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द रिकॉर्ड ऑफ अपर and communication of adverse remarks have been laid down in administrative instructions issued from time to time। आपको अपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, और यदि एडवर्स रिमार्क्स होता है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर को कम्युनिकेट करना है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम दिया जाता है, ये तो करेक्ट है। एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अपर्स द एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी हियरिंग। जब अपर का रिकॉर्डिंग होता है ऐसा कोई नहीं है कि वो हियरिंग, कोई हियरिंग अटेंड करेगा एम्प्लॉय, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर एम्प्लॉय को पूछा जाएगा और अपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। सो एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी हियरिंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द सर्कुलर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ द एडवर्स एंट्री इज नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टिव। जो एडवर्स एंट्री होता है अपर में, तो उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। जिस रिपोर्टी एम्प्लॉय का अपर में एडवर्स रिमार्क हुआ उसको तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कि ये मैंडेटरी नहीं है बट डायरेक्टिव है, डायरेक्शन है, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इफ द एडवर्स एंट्री इज नॉट कम्युनिकेटेड, यदि जो एडवर्स एंट्री हुआ उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया है इन टाइम के हिसाब से, क्या वो एडवर्स रिमार्क्स नलिफाइड हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। कभी कभी क्या है, एडवर्स एंट्री दिया गया है तो कभी कभी ये मैंडेटरी नहीं है कम्युनिकेट होगा, मगर डायरेक्शन है। कभी भी एडवर्स रिमार्क्स दिया जाता है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर को कम्युनिकेट करना चाहिए, तो एक डायरेक्शन होता है, वो मैंडेटरी नहीं है, एक डायरेक्शन है। और यदि एडवर्स एंट्री को टाइमली एक्चुअली कम्युनिकेट नहीं किया गया, क्या वो एडवर्स एंट्री को हटा दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। टाइमली एडवर्स जो एंट्री हुआ है उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, तो नहीं किया गया मीन्स वो उसको हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है, चारों सेंटेंस करेक्ट है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा था, तो नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statements are not true with respect to upper? The representation by an employee on adverse remarks in upper will lie to। ये जो the representation by an employee on adverse remarks in upper will lie to, हम देखेंगे the authority immediately superior to the counter signing authority if any or to the reporting officer, ये भी ठीक है। the authority immediately superior to the counter signing authority if any or to the reporting officer। if the immediate superior had already reviewed the upper in question and also expressed his views either by agreeing or disagreeing with the adverse remarks recorded and accepted by the counter signing authority, in that event the representation lies to the next higher authority, ये भी करेक्ट है। if necessary competent authority to decide the representation of upper entries may consult the reporting officer and the counter signing officer, ये भी करेक्ट है। सभी करेक्ट है, क्योंकि जो एडवर्स रिमार्क्स जो जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन किसके पास जाएगा? द अथॉरिटी इमीडिएटली सुपरियर टू द काउंटर साइनिंग अथॉरिटी पे नहीं, और तो जो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है उसका जो सुपरियर ऑफिसर है उसके पास जाएगा, नहीं कि? और यदि अल्टीमेटली रिपोर्टिंग ऑफिसर है और वहां पर एक ही सुपरवाइजर ऑफिसर है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसके ऊपर कोई सुपरियर अथॉरिटी नहीं है, तो वहां पर एक्चुअली किसके पास जाएगा? रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर ऑफिसर नहीं है, ठीक है। और जो आपको याद रखना है, जो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है उसका नेक्स्ट सुपरियर अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंटेशन जाता है। और यहाँ पर दे दिया गया, सपोज रिव्यूज हो गया, रिव्यूज होने के बाद काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के पास गया,
तो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के पास जब गया काउंटर साइनिंग अथॉरिटी का जो सुपीरियर ऑफिसर है वही रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करेगा, वही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। काउंटर साइन अथॉरिटी का नेक्स्ट सुपीरियर ऑफिसर। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जब वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिसीजन लेगा वो कंसल्ट करेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर के साथ कंसल्ट करके वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिसीजन लेगा। ये तीनों, ये जो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, स्टेटमेंट्स को आप याद रखिए। तो तीनों करेक्ट है मीन्स यहां पर पूछा है नॉट ट्रू, ये सभी तो ट्रू है, तो नॉन ऑफ द अबव होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो यहां पर कुछ देख लेते हैं। ऑफिसर रिपोर्टेड अपन, जो रिपोर्टी ऑफिसर है जिसके ऊपर आपार लिखा जाता है, एम्प्लॉय फॉर हुम आपार इज रिटन, सेल्फ अप्राइजल इज सबमिटेड बाय सर्टेन कैडर्स ऑफ एम्प्लॉइज हुज वर्क इज नॉट रिपीटेटिव इन नेचर। तो यहां पर जो बेसिकली जिस एम्प्लॉय के ऊपर आपार लिखा जाता है, और यहां पर जो ऑफिसर रिपोर्टेड अपन है वो सेल्फ अप्राइजल को भरता है, वो सेल्फ अप्राइजल को फिलअप करेगा और वो देन से सेल्फ अप्राइजल भरने के बाद वो किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है ना, जो ऑफिसर रिपोर्टेड अपन का नेक्स्ट सुपीरियर ऑफिसर है, द इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर हु इज एम्पावर्ड टू राइट अपार फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर का सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर रिपोर्टिंग अपन है, तो वो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करेगा। सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट कहां से जाएगा, ऑफिसर रिपोर्टेड अपन से रिपोर्टिंग ऑफिसर को जाएगा। रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है, नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करने के बाद उसको रिव्यू करेगा रिव्यूइंग ऑफिसर, और वो कभी कभी क्या है, एंड गिव्स फाइनल न्यूमेरिकल ग्रेडिंग, records his version and gives final numerical grading. He can either agree, disagree or modify the remarks of the reporting officer. और वहां कभी कभी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है अपर सेल में, तो आपसे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो रिव्यूइंग ऑफिसर का रिपोर्ट किसके पास जाएगा, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। इन सम कैडर्स एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज आर प्रिस्क्राइब्ड हुज रिमार्क्स विल बी फाइनल। यदि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उसका रिमार्क फाइनल होगा ऑन एक्सेप्टिंग द रिमार्क्स ऑफ रिव्यूइंग अथॉरिटी। तो आप समझ में आ गया, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के बाद रिव्यूइंग। बेसिकली रिव्यूइंग ऑफिसर होता है, रिव्यूइंग ऑफिसर फाइनल होता है। वहां पर कभी कभी कुछ कैडर में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं होते हैं, तो रिव्यूइंग ऑफिसर का रिमार्क को फाइनल माना जाता है। और यदि अपर सेल में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो रिव्यू ऑफिसर का जो रिपोर्ट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का रिमार्क फाइनल होगा। तो ये इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन यहां पर दे दिया, ट्रांसफर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर इन मिडिल ऑफ द ईयर। यदि ये बहुत इजी है और इसको मैं थोड़ा बता देता हूं। यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफर होता है तो वो जितना दिन वो एक्चुअली ओल्ड स्टेशन में काम किया उतना दिन तक वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का रिपोर्ट लिखेगा और वो न्यू स्टेशन को जाएगा। यदि न्यू स्टेशन में वो एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व किया सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को और वहां पर वो उतना दिन का रिपोर्ट लिखेगा, तो वहां पर पार्ट रिपोर्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज एक ओल्ड स्टेशन में रिपोर्टिंग ऑफिसर अप्रैल टू अक्टूबर रहा, तो जब उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो वो ओल्ड स्टेशन का सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का रिपोर्ट अप्रैल टू अक्टूबर लिखेगा, और जो न्यू स्टेशन में वो चला गया वो नवंबर टू मार्च लिखेगा, क्योंकि नवंबर टू मार्च वो न्यू स्टेशन में सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को ऑब्जर्व किया। मगर ईच केस में उसको एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहां पर पार्ट रिपोर्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर। ट्रांसफर ऑफ रिव्यूइंग ऑफिसर इन मिडिल ऑफ द ईयर, यहां पर मैं बता देता हूं, यदि रिव्यूइंग ऑफिसर का ट्रांसफर होता है मिडिल में, ट्रांसफर हो गया रिव्यूइंग ऑफिसर का, यहां पर ऑप्शन बताता हूं। रिव्यूइंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, न्यू रिव्यू ऑफिसर आया। यदि न्यू रिव्यू ऑफिसर एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व किया कि एटलीस्ट 3 months उसका एक्सपीरियंस हुआ, तो फाइनली न्यू रिव्यूइंग ऑफिसर ही होल ईयर का रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। जो रिव्यू ऑफिसर ट्रांसफर हो गया उसका कोई काम नहीं। रिव्यू ऑफिसर ये ट्रांसफर हो गया तो न्यू रिव्यू ऑफिसर आ गया और उसका एक्सपीरियंस हो गया एटलीस्ट 3 months उसका एक्सपीरियंस हो गया, तो न्यू रिव्यू ऑफिसर ही होल ईयर का रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। यहां पर इसका कोई रोल नहीं। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सपोज यहां पर क्या है, रिव्यू ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, न्यू रिव्यू ऑफिसर आया, मगर उसका 3 months एक्सपीरियंस नहीं है,
उसका एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो न्यू रिव्यू ऑफिसर आएगा उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 मंथ्स नहीं होगा, तो वहां पर रिव्यू कौन करेगा? जो रिव्यू ऑफिसर ट्रांसफर हो गया वही रिव्यू करेगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये यही यहां पर लिखा गया है। चलो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद आएगा। सपोज रिव्यू ऑफिसर वो रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद न्यू रिव्यू ऑफिसर आया, NRO जो न्यू रिव्यू ऑफिसर आया, ये एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यू रिव्यू ऑफिसर वो रिपोर्ट लिखेगा। और यदि रिटायर्ड के बाद में बताया था, जब रिटायर्ड हो जाएगा, जिस डेट में रिटायर्ड होगा 1 मंथ के अंदर वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। नहीं किया है तो सपोज न्यू रिव्यू ऑफिसर आया, न्यू रिव्यू ऑफिसर यदि एटलीस्ट 3 मंथ्स उसका एक्सपीरियंस है तो वो रिव्यू करेगा। सपोज उसका एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस नहीं है, जो पुराना जो रिव्यूइंग ऑफिसर था रिटायर्ड हो गया, न्यू रिव्यू ऑफिसर आया मगर उसका एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर एक्चुअली क्या होगा, रिपोर्ट ब्लैंक रहेगा और वहां पर एक नोट दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18, द एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उसका अपर को कौन लिखेगा? वुड बी इनिशिएटेड बाय द CVO, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, डायरेक्टली बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इमीडिएट सुपरियर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। यहां पर सेक्रेटरी लिखेगा। आपको याद रखना है, जो फाइनेंशियल IFD होता है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, one minute, आ जाएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, द एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर IFA जो है, इसका रिपोर्ट एक्चुअली आपका रिपोर्ट कौन लिखेगा? सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट अपर ऑफ चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उसका अपर को कौन लिखेगा? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। अपर फॉर CVO इज नॉट रिक्वायर्ड, इमीडिएट सुपरियर ऑफ द CVO, नन ऑफ दिस। यहां पर भी सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट लिखेगा, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20 को चलेंगे। एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स शुड नॉट इन एनी केस बी केप्ट बाय एन अथॉरिटी हायर देन द, जो एनुअल जो अपार होता है वो शुड नॉट इन एनी केस बी केप्ट बाय एन अथॉरिटी हायर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी आंसर होगा। ठीक है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके पास ही अपार रहेगा। ओके, एनी अदर should not in any case be kept by an authority higher than the appointing authority. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट इज टू बी रिटन इन केस ऑफ एम्प्लॉइज अपॉइंटेड ऑन ऑनररी बेसिस में अपर नहीं लिखा जाएगा, पार्ट टाइम में नहीं लिखा जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका लिखा जाएगा। ऑनररी पार्ट टाइम में नहीं लिखा जाएगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंटमेंट है उसका अपर लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना था। तो पूरा अपर के मैं ऊपर में डिस्कस किया। तो सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल। तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।